हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। भाई बेटा, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ में बहुत बड़ा है। क्यों है बड़ा? कि देखिए, अभी तक मैं आपको एक न्यूमेरिकल अप्रोच बताता रहा कि फटाफट फटाफट आपने 10-15 मिनट में सीख लिया कि कैसे कैसे काम करना है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसा वीडियो बताऊं, एक कॉन्सेप्ट लेके आऊं जो मैं आपको एंड टू एंड कंप्लीट बताऊं, और इसके बाद आपको ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ने की कभी जरूरत पड़े ना। यानी कि जो यहां पे देखोगे उसके बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ही नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें जो लीड चैप्टर प्रिंसिपल के पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग आज का वीडियो रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। खैर, वो तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर छोटे छोटे टॉपिक्स में हमें कंफ्यूजन आता है तो हम क्या करते हैं, हम 10-15 मिनट में उसका न्यूमेरिकल अप्रोच देखते हैं। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हम उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखना हम पसंद करते हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि बेटा सवाल यहां से आता है। पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप siteon.in पे जाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग में यहां पे क्लिक कीजिए, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था इस बार भी कि सिलेक्शन बूट कैंप का बच्चों ने तैयारी कर ली है। सिलेक्शन की बूट कैंप पे वो आ चुके हैं हमारी गाइडेंस में, हमारी मेंटोरशिप में, और अब उन्होंने बिल्कुल अपना बगल अप कर दिया, तैयारी कर ली है। आप अगर इस तैयारी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फटाफट गिवन नंबर पे कॉल कर दीजिए और इसके बारे में पता करिए कि हाँ, ये शेड्यूल सर एक्चुअली में फॉलो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्या बच्चों को ऐसा जेल वाला माहौल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या उनको ये मेंटोरशिप प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है? क्या उनके फेवरेट टीचर्स उनको पढ़ा भी रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे कि हाँ हम पढ़ाएंगे? ठीक है, तो सब चीज के लिए फटाफट से विजिट कीजिए, कॉल कीजिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ली चैटलर्स प्रिंसिपल। तो चलिए, ली चैटलर्स प्रिंसिपल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ली चैटलर्स प्रिंसिपल। इससे एप्लीकेशन बेस यानी कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी इससे बन जाते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ली चैटलर्स प्रिंसिपल। देखिए, ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है ली चैटलर्स प्रिंसिपल के बहुत ही सिंपल तरीके से बोलता है कि आपकी जो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कि आपकी जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहती है। रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू स्टे एट इक्विलिब्रियम। वो ट्राई करेगी कि मैं इक्विलिब्रियम में ही रहूं। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आप अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो रिएक्शन उस चेंज को मिनिमाइज करना चाहती है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहती है। तो इक्विलिब्रियम एक क्या है? एक स्टेबल स्टेट है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एनी चेंज which disturbs the equilibrium यानी कि हर वो चेंज जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, तो रिएक्शन विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट चेंज। रिएक्शन ट्राइज टू मिनिमाइज दैट चेंज। रिएक्शन उस चेंज को मिनिमाइज करेगी। अच्छा, ये कैसे ट्राई करेगी भाई? ये ट्राई तो करेगी, लेकिन कैसे कैसे करेगी? हाउ? सवाल ये है कि सर कैसे करेगी। एग्जाम्पल, अगर किसी चेंज, आपने कुछ चेंज किया कि चेंज की वजह से, बिकॉज ऑफ चेंज रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। किसी आपने कुछ चेंज किया तो रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, या फिर कुछ भी चीज का कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर, इस तरीके से कंडीशन हम इसमें देखते हैं कि कुछ भी चेंज है, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो आपका कुछ प्रोडक्ट में इंक्रीज आया या फिर रिएक्टेंट में इंक्रीज आया, तो रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्शन उसके पीछे उसको जाएगी। अगर रिएक्शन किसी चेंज की वजह से आगे जा रही है, या फिर आप इस तरीके से लिखिए इसे, बिकॉज ऑफ चेंज रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। अगर उसकी वजह से अगर रिएक्शन डिस्टर्ब हुआ तो रिएक्शन आइदर गोज फॉरवर्ड और बैकवर्ड। डिपेंड करेगा कि कहां जा रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो रिएक्शन बेटा या तो आगे जाएगी या तो रिएक्शन पीछे जाएगी। बस हमें यही देखना है यहाँ पे कि रिएक्शन आगे जाएगी या फिर रिएक्शन पीछे जाएगी। इतना हमने ली चैप्टर्स पे देखना है। थ्रू आउट ली चैप्टर्स आप एक चीज याद रखना, मैं एक एग्जांपल थ्रू आउट ली चैप्टर्स लेके चलूंगा।
अभी बताता हूँ कैसे, एक एक करके काम करते हैं कि चेंज देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन अगर आप चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ रिएक्शन है, मैं एक एक कॉमन एग्जांपल हर उसमें कॉन्सेप्ट में लेके चलूंगा। एक इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मान लीजिए आपके पास है ए प्लस, ऐसे लिख दीजिए ए, हाँ ऐसे करते हैं ए, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं कुछ ऐसी, गिव्स सी गैस, सही बात है। देखिए मैं क्या करूंगा, अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक मैं डायग्राम आप सबको दे देता हूं, एक कुछ ऐसा डायग्राम आप लेके चलिएगा, कुछ ऐसा एक डायग्राम आप बना के चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, ये एक मान लीजिए ये एक फलक्रम है, फलक्रम समझते हैं आप, हाँ जी, और ये एक मैंने सीसॉ टाइप का कुछ बना दिया है, दिस इज अ टाइप ऑफ सीसॉ, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। और देखिए, और देखिए मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका, और ये आपका बी है, तो इन दोनों ने इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इन दोनों ने बैलेंस किया है सी को, तो सी को थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, सी का कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है, कुछ ऐसा है। तो ये कैसी कंडीशन है बेटा, ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, सही बात है, ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। अभी ये इक्विलिब्रियम पे है, अभी ये किस पे, अभी ये इक्विलिब्रियम पे। अब आप इसमें जो भी चेंज करेंगे, यानी कि अगर आप इस साइड को नीचे करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, मैं बोल रहा हूं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मैं बोल रहा हूं इफ, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि सपोज आपने क्या किया, सी का कंसंट्रेशन बढ़ाया, सपोज आपने सी का कंसंट्रेशन बढ़ाया, अगर आपने सी का कंसंट्रेशन बढ़ाया, मैं यहां पे लिख देता हूं कहीं पे कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीज्ड, मैं लिखता हूं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीज्ड, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीज्ड, तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा, अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये अब जो इक्विलिब्रियम का वो कॉन्सेप्ट होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसा आएगा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, अब इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, तो इसको ये सीधा करना है, इसको फिर से इस डायरेक्शन में आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये ऊपर की साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ऊपर की साइड शिफ्ट करने का मतलब यहां से नीचे की साइड आएगा, यानी कि अब इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की डायरेक्शन में ये जा रहा है। ध्यान से देखिए, इसको कहेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं कहूंगा कि इसको इस डायरेक्शन में जाना होगा, पीछे की तरफ, इसको ये बार को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना होगा, पीछे की तरफ इसे जाना होगा, तो यानी कि ये क्या बोलूंगा, रिएक्शन गोज वेयर, रिएक्शन गोज बैकवर्ड, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। बोलो भाई क्या आपको ये बात समझ में आती है कि रिएक्शन गोज बैकवर्ड, रिएक्शन को बेटा पीछे की तरफ जाना होगा। यानी कि अगर मैं यहां पे बढ़ाता कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन कहां जाती, रिएक्शन आगे की तरफ जाती। कुल मिला के अगर मैं इसमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करूं, तो कंक्लूजन इस तरीके से ड्रॉ हो सकता है कि आप जिस साइड भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन उसके ऑपोजिट साइड ही जाएगी। अगर आप यहां कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड की जाएगी, यानी कि पीछे जाएगी। अगर आप रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ आएगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगी। यानी कि आप बोलेंगे कि इफ कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड of its concentration is increased of products, then to minimize the change, then to minimize the change, reaction goes backwards। रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन पीछे जाएगी। और अगर if concentration of reactants is increased, then reaction goes for। बोलो भाई क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है आपको, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल दो भाई।
बोल दो, ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखना। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखना इज प्रिटी सिंपल, हम ये बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन देखिए अगर मुझे इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना हो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब मेरे पास एक सिमिलर सिचुएशन है, फिर से मैं ऐसे ही लेके चलता हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने के लिए। मेरे पास ए गैस है प्लस बी गैस है और मेरे पास क्या है, मेरे पास सी गैस है और मेरे पास सी गैस है। मैं फिर से देखिए सेम सेटअप बनाता हूं, मैं फिर से सेम सेटअप बनाने जा रहा हूं कि मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये मेरे पास एक फलक्रम आ गया और ऊपर से ठीक है कुछ ऐसा आ गया। देखिए ये ए गैस है, ये ए गैस है और ये बी गैस है, ये बी गैस हो गई और ये सी गैस हो गई। इसका कलर हम चेंज कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग लिखा है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, ध्यान से देखिए इस चीज को। अब ये सारे गैसेस हैं, अब ये सारे गैसेस हैं। अब मैं कह रहा हूं कि सपोज ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अब मैं इसमें प्रेशर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं। अब ध्यान से रखना इसमें कैसे करता हूं, अगर आपने इंक्रीज इन प्रेशर किया, अगर आपने किया फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन प्रेशर, पहली कंडीशन है इंक्रीज इन प्रेशर। मुझे ये और चाहिए होगा तो मैं इसे पहले डुप्लीकेट, क्यों ना इसे डुप्लीकेट कर दिया जाए पूरे को। कैसे, चलिए छोड़िए, ठीक है फिर से बना देंगे। अब देखिए मान लीजिए मैं बोल रहा हूं मेरे पास कंडीशन है, मैं अगर प्रेशर इंक्रीज करूं, अगर मैं कहूं कि मुझे इंक्रीज इन प्रेशर देखना है, क्या इंक्रीज इन प्रेशर देखना है, तो देखिए मैं कैसे देखूंगा इंक्रीज इन प्रेशर। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं कहूंगा कि देखिए, मैं क्या कहूंगा कि देखिए अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो बेटा इस पे भी प्रेशर लगेगा, इस पे भी प्रेशर लगेगा और इस पे भी प्रेशर लगेगा। सही बात है, इस पे भी प्रेशर लगेगा, गैस है ना ये, इस पे भी गैस पे प्रेशर लगेगा, इस गैस पे भी प्रेशर लगेगा, इस गैस पे भी प्रेशर लगेगा। तो अल्टीमेटली आपका डायरेक्शन कैसा हो चुका है, आपका डायरेक्शन अब कुछ ऐसा हो चुका है भाई। मानते हैं आप ये बात, आपका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो चुका है। यानी कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन गोज टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप इंक्रीज करते हैं प्रेशर इस कंडीशन में, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, जो अभी मैंने कंडीशन दी है उसके हिसाब से भाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं डिक्रीज करता तो सर इसको हम डिक्रीज के टर्म्स में कैसे शो करें। सर अगर मैं सेम डायग्राम डिक्रीज के लिए बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखिए मैं कहूंगा कि अगर आपको सेम चीज डिक्रीज के लिए बनानी है आप इसलिए उसको भी बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। कैसे, लेकिन डिक्रीज के लिए आपको बस ऐसे करना पड़ेगा कि ये आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपका कुछ ये ऐसा है, ये ऐसे हैं कुछ और ये आपका कुछ ऐसा है। अगर आपको डिक्रीज दिख रहा है आप बोलोगे कि डिक्रीज के लिए मैं क्या करता हूं, अब डिक्रीज कैसे दिखाऊं, एक ही तरीका है दिखाने के लिए कि प्रेशर इससे रिलीज आउट हो रहा है भाई, यही तो होगा डिक्रीज इन प्रेशर, कि प्रेशर इससे रिलीज आउट हो रहा है और इससे भी रिलीज आउट हो रहा है। तो यहां से ज्यादा कम प्रेशर हुआ है, प्रेशर कम कहां से ज्यादा हुआ, दिख गया होगा आपको कि यहां से भी प्रेशर रिलीज हुआ, यहां से 2 टाइम 2p रिलीज हुआ, यहां से p रिलीज हुआ। तो अब इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होगा। अब इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा वो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ऐसा डायरेक्शन होगा। यानी कि इस केस में मैं बोलूंगा, अगर मैं कहूं डिक्रीज इन प्रेशर इन द सेम कंडीशन, इस कंडीशन में अगर मैंने कहा ये डिक्रीज इन प्रेशर है, डिक्रीज इन प्रेशर है, तो क्या होगा, आपकी रिएक्शन गोज बैकवर्ड, आपकी रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं पर्टिकुलर केसेस की बात कर रहा हूं, ये मैं पर्टिकुलर केसेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको अब इसका कंक्लूजन दूं, अगर मैं आपको अब इसका कंक्लूजन देता हूं तो देखिए मैं क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि इंक्रीज इन प्रेशर, अगर मैं इंक्रीज इन प्रेशर करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इंक्रीज इन प्रेशर करता हूं तो क्या होगा, मैं कहूंगा कि देखिए आपकी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, आपकी डायरेक्शन रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां गैसियस मोल्स कम होंगे। यानी कि अगर ये ऐसा है तो इसको सीधा करेगा ये, तो यानी कि रिएक्शन गोज फॉरवर्ड इस केस में, यानी कि आपकी रिएक्शन गोज टू द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस। यानी कि मैं लिख देता हूं इंक्रीज इन प्रेशर से क्या होगा, मैं बोलूंगा माय रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन, रिएक्शन गोज
in the direction where gaseous moles are less, where gaseous moles are less, जहां पे गैसियस मोल्स बेटा लेस होंगे, जहां पे गैसियस मोल कम होंगे। बोलो भाई यस और नो। अगर मैं डिक्रीज इन प्रेशर कर दूं, अगर मैं कहूं कि मुझे केस देखना है किसका, अगर मुझे केस देखना है डिक्रीज इन प्रेशर का, किसका बेटा, अगर मुझे देखना है डिक्रीज इन प्रेशर का केस, तो क्या बोलूंगा कि मेरी रिएक्शन किस डायरेक्शन में गई, जहां गैसियस मोल ज्यादा थे। वेरी सिंपल कि रिएक्शन गोज टू द डायरेक्शन, रिएक्शन goes to the direction where gaseous moles are more, जहां gaseous moles ज्यादा हो जाएंगे। बोलो भाई क्या आपको ये बात समझ में आती है? डू यू गेट दिस? डू यू गेट दिस? क्या आपको ये बात एब्सोल्युटली समझ में आती है? बिल्कुल सही है। अगर इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़े। क्या अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी आ गया। अब देखिए इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम कहते, देखिए ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप बस इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम आपको कभी भी दिया हो तो आपको क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल है ये। अगर आपको दिया है इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर आपको दिया है इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, और दूसरा आपको दिया होगा डिक्रीज इन वॉल्यूम, यही दिया होगा। दो ही केसेस हैं, या तो आपको इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा या तो आपको डिक्रीज इन वॉल्यूम गिवन होगा। तो देखिए आप इसमें मान के चलेंगे कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, और टेम्परेचर आपको सेम ही दिया होगा भाई, सिमिलर कंडीशन में सेम ही टेम्परेचर, एक रिएक्शन उसका एक ही टेम्परेचर हो, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। अगर आपको इंक्रीज इन वॉल्यूम देखना है तो C, मैं लिख देता हूं, C द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर, कि प्रेशर के डिक्रीज करने से जो होगा वही वॉल्यूम के इंक्रीज करने से होगा। और आपको डिक्रीज इन वॉल्यूम देख रहे हैं तो आपको देखना है सी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। क्या देखेंगे आप? इंक्रीज इन प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। बोलो भाई यस और नो। बिल्कुल सही बात है। क्या आप ये देख सकते हैं कि आपको इफेक्ट, अगर आपको इंक्रीज इन वॉल्यूम देखना है तो आपको इफेक्ट देखना है डिक्रीज इन प्रेशर, और डिक्रीज इन वॉल्यूम देखना है तो आप इंक्रीज इन प्रेशर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो बहुत सिंपल है, इस पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके लिए मैं सेम डायग्राम, थोड़ा सा मैं अपना डायग्राम चेंज करता हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्चुअली मैं देख चुका हूँ, कहाँ से मैं देख सकता हूँ, कहाँ से? पहली बात तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप फ्रॉम वेंट ऑफ इक्वेशन देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? फ्रॉम आप वेंट ऑफ इक्वेशन देख सकते हैं। बोलो भाई यस और नो। देख सकते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन, फिर से लिख देते हैं एक बार। क्या आप बोलेंगे? लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। एक तो आप यहां से देखेंगे। अब दूसरा देखिए, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये देखना है कुछ बीकर या कुछ, चलो ठीक है, ये लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, लिक्विड का कलर कुछ ठीक है, लिक्विड का कलर भी वैसे ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास एक लिक्विड है, आपको इसकी बाउंड्री नजर आ रही है? आपको इसकी बाउंड्री नजर आ रही है क्या? अब देखिए मान लीजिए आपने इसके नीचे एक बर्नर रख दिया, आपने इसके नीचे एक बर्नर रख दिया है, आपने इसके नीचे एक बर्नर रख दिया। कहीं पे दिख रहा है क्या बर्नर? कहीं पे बर्नर है? हाँ, एक लैंप मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अपन को चाहिए एक बर्नर। चलो इसको ही रख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है ना। ठीक ठीक, इसमें लगा दी आपने आग, इसमें लगा दी आपने आग। तो देखिए क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ कंडीशन देता हूं कि एक ये रिएक्शन कैसी, मैंने से पहले कह दिया ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है ये? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मान लो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मान लेते हैं वो A + B गिव्स C। ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, यानी कि इसका डेल्टा H कैसा है? इसका डेल्टा H नेगेटिव है।
यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी एक हीट जनरेट कर रही है। क्या कर रही है? ये रिएक्शन ऑलरेडी ये रिएक्शन बहुत सारी हीट जनरेट कर रही थी। ये रिएक्शन हीट जनरेट कर रही थी और आपने इसके नीचे आग लगा दी। अरे बोलो यार, ये रिएक्शन अगर हीट जनरेट कर रही थी ऑलरेडी, आपने इसके नीचे आग लगा दी, तो ये तो बोलेगा अरे भाई तुमने क्या कर दिया, एक तो मैं ऐसे ही इतनी हीट जनरेट कर रही हूं और तुम नीचे से आग लगा रहे हो। तो ये क्या बोलेगा? नहीं भाई ये नहीं सहा जाएगा मुझसे, इसको पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा कूल डाउन होना पड़ेगा, तो इट गोज बैकवर्ड। बोलो ये बात आपको समझ में आती है? यानी कि आपकी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन आपकी कहां जाती है? रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। या आप वेंट ऑफ इक्वेशन से मैंने आपको चेक करवा दिया। देखिए अगर आपको सिर्फ ये कंडीशन आती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रिएक्शन पीछे जाती है, तब आपको सारी कंडीशन आ चुकी है। यानी कि अगर आप इसमें टेम्परेचर सर डिक्रीज करते तो रिएक्शन क्या करती? ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाती है। एब्सोल्युटली ट्रू। यानी कि सर क्या एक्सोथर्मिक के लिए मैं एंडोथर्मिक के लिए मैं इसमें बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो। यानी कि अगर आपके पास रिएक्शन आपके पास अगर एंडोथर्मिक है, कैसी है? अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो कहां जानी चाहिए? ये जानी चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इसमें आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो ये आपकी कहां जाएगी? ये आपकी जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या आपको ये बात समझ में आती है? बताओ मुझे, क्या आप कर लेंगे? और सेम टू सेम चेक अभी देखिए हम करेंगे सर, हम वेंट ऑफ इक्वेशन से भी इसको चेक करेंगे। कहां से? हम वेंट ऑफ इक्वेशन से भी इसको चेक करने वाले हैं। यस और नो? बताओ मुझे एक बार। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है? अगर इतना क्लियर है, फाइनली हमें देखना है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कि एक इनर्ट गैस के ऐड करने से क्या इफेक्ट आएगा। मान के चलिए कि देखिए इसमें एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि मान के चलिए आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर, थोड़ा छोटा बनाता हूं बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। आपके पास एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर में बहुत सारी गैसेस थी। मान लीजिए ये आपकी ए नाम की गैसेस हो गई, ये आपकी ए नाम की गैसेस हो गई। फिर क्या हुआ? इसमें दूसरी गैसेस आई, ये बी नाम की गैसेस आ गई, और इसमें कुछ सी नाम की गैसेस भी, ए बी सी, तीन गैसेस हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं? आप इसमें बोल रहे हैं कि सर हम इसका वॉल्यूम बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यानी कि पहली कंडीशन आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि पहली कंडीशन आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यानी कि मैंने इस इनर्ट गैस को ऐड किया लेकिन मैंने वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया। यानी कि मैंने ऐड तो किया है इस इनर्ट गैस को, लेकिन मैंने इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया। तो इससे क्या होगा? अगर आपने बेटा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया तो आपके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर में नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन द प्रेशर। प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पार्शियल प्रेशर हर गैस का कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? सर आपका पार्शियल प्रेशर क्यों कांस्टेंट रहेगा? आपके गैस, दूसरी गैसेस तो आ रही हैं, मैंने कहा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका मोल फ्रैक्शन भी तो भाई डिक्रीज कर रहा है। आपका नो डाउट आपकी गैस तो आ रही है, लेकिन मोल फ्रैक्शन भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया तो कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम, देयर विल बी नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, उस इक्विलिब्रियम में भी बेटा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम में कुछ चेंजेस करना चाहूं तो देखिए क्या होगा। तो देखिए क्या होगा अगर मैं कहूं कि मुझे एट कांस्टेंट प्रेशर चीजों को ऐड करना है, गैस को ऐड करना है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या करा मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। लेकिन अगर आप अब किसी गैस को ऐड करते हैं तो देखो क्या होने वाला है। तो देखिए क्या होने वाला है कि आपके पास फिर से यही सिस्टम था कि आपके पास ए नाम की कुछ गैसेस थी, आपके पास ए नाम की कुछ गैसेस थी, आपके पास बी नाम की भी कुछ गैसेस थी, और आपके पास सी नाम की भी कुछ गैसेस थी।
लेकिन अब अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है एक्सपेंशन की, अगर आपके पास अब पॉसिबिलिटी है एक्सपेंशन की, तो अब ये कुछ इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा जब आप एक इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, यानी कि अब इनर्ट गैसेस ऐड हो जाएंगे तो ये भी एक्सपैंड हो जाएंगे, यानी कि जो पहले स्टार्टिंग में यहां पे थे अब वो भी एक्सपैंड हो जाएंगे, वो भी एक्सपैंड हो जाएंगे। यानी कि हो रहा है क्या, हो रहा है आपका एक्सपेंशन ऑफ गैस। यानी कि अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो शायद आपका पार्शियल प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, हर गैस का क्या कर रहा है, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ एवरी गैस डिक्रीजेस। बोलो भाई, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एवरी गैस, ऑफ एवरी गैस डिक्रीजेस। हर गैस का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अगर डिक्रीज इन प्रेशर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल क्या आप क्या कर रहे हैं, आपको अगर ओवरऑल देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं, ओवरऑल देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर। अगर बेटा प्रेशर में ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है तो आप कैसा इफेक्ट देखेंगे कि आपकी चीजें कहां जा रही हैं, मोर नंबर ऑफ, यानी कि आपको जाना है कहां, आपको जाना है टूवर्ड्स, रिएक्शन गोज टूवर्ड्स, रिएक्शन गोज टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। कहां जाएगी, जहां गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे रिएक्शन उस तरफ जाएगी। बोलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बताओ मुझे एक बार, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, बताइए मुझे, क्या आप ये कॉन्सेप्ट एक बार कर सकते हैं, बोलो भाई। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू कुछ है तो आपको कहां जाएंगे, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, टुवर्ड्स कहां जाएंगे, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अच्छा, ये भी हो सकता था कि सर गैसियस, इफ गैसियस मोल्स आर सेम, इफ गैसियस मोल्स आर सेम तब क्या होगा, इफ गैसियस मोल्स आर सेम, मोल्स आर सेम तब क्या होगा भाई, अगर गैसियस मोल सेम हो गई यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो गई, ये 0 हो गई, तब क्या होगा, तब कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बोलो भाई, क्या एब्सोल्युटली क्लियर है ये बात, कि देखिए एक बार फिर से समझिए, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ गैस, एफ अ गैस यानी कि ये इनर्ट गैस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इनर्ट गैस की बात कर रहा है। क्यों मैम इनर्ट गैस की बात करते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस आपकी रिएक्शन नहीं करेगी, आपने कुछ सपोज ऐसी गैस डाल दी जो इसी के साथ रिएक्ट करके सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर एक ही दो गैस मिलकर एक गैस बना रहे हैं, तो डेल्टा एन जी वैसे कम हो रहा है, इसीलिए हम इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अगर प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपका, आप एक कांस्टेंट प्रेशर में देख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर में देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे आपका पार्शियल प्रेशर हर एक गैस का डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल आपका प्रेशर डिक्रीज तो हो रहा है, आप ऐसा ही मान सकते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डिक्रीज इन प्रेशर, तो यानी कि रिएक्शन गोज टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, यानी कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां गैसियस मोल ज्यादा होंगे। लेकिन अगर गैसियस मोल्स हर जगह बराबर ही है आगे पीछे, तो रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, आई होप आप इसे भी कर लेंगे। आइए अब आते हैं एक चीज, अच्छा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बच गया शायद, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो आपको एक और 6th नंबर पे लिखा देते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए 6th नंबर पे आपके पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए आप कैटलिस्ट में याद रखेंगे, आप इसमें याद रखेंगे कि देयर इज नो चेंज, there is no change in the direction of reaction, in the equilibrium constant, in fact in the equilibrium constant, equilibrium constant by the addition of, by the addition of catalyst, कैटलिस्ट की वजह से बेटा कोई भी चेंज नहीं आएगा, कैटलिस्ट की वजह से कोई चेंज नहीं आता है, बस आप ये याद रखिएगा। देखिए ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी चेंजेस देखे, एक चेंजेस बचता हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, क्या मैं आपको पहले लिख देता हूं कि इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। अच्छा जहां पे ली चैटलिस्ट पढ़ाया था वहीं पे आपको लिखा देते हैं कि इट वाज एप्लीकेबल फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया, ठीक है। तो ली चैटलिस्ट के लिए मैं एक चीज लिख लेता हूं कि इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ
इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये दोनों के लिए बेटा, केमिकल और फिजिकल दोनों इक्विलिब्रिया के लिए वैलिड है। ठीक है, तो हमने केमिकल इक्विलिब्रिया को तो देख लिया था, एक बार हम क्या देखते हैं, एक बार हम देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रिया को भी देख लेते हैं। देखिए फिजिकल इक्विलिब्रिया मतलब जैसे कि आपको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाना है। तो देखिए आप इसमें क्या देखते हैं, एक्चुअली इसमें आप सिर्फ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ही देखते हैं। क्या देखते हैं आप इसमें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ही देखा जाता है। आप बोलेंगे कि देखिए अगर आप सपोज सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, आप बस इतना याद रखिएगा, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये बस स्टेटमेंट याद रखिए, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर reaction goes towards लेस डेंसिटी। रिएक्शन कहां की तरफ जाएगी बच्चे, रिएक्शन जाएगी कम डेंसिटी की तरफ। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी कम डेंसिटी की तरफ। देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए आपके पास कुछ वाटर वाला सिस्टम है, यानी कि आपके पास है H2O सॉलिड से H2O लिक्विड वाला सिस्टम, यानी कि ये आइस हो गई, ये क्या है, ये आइस है, और ये क्या है, ये वाटर है, ये वाटर है। तो यानी कि इसमें, इस कंडीशन में अगर आप प्रेशर इंक्रीज, ये क्या है, ये डेंसिटी लो है कि हाई है, भाई ये डेंसिटी लो है, ये डेंसिटी लो है, ये डेंसिटी हाई है। तो यानी कि अगर आप इस स्टेट में क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, आपकी रिएक्शन कहां जाएगी, आपकी रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स, एक सेकेंड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, मैंने लिखा है रिएक्शन गोज टुवर्ड्स लेस डेंसिटी, मास की वैल्यू कांस्टेंट, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, बेटा गलत लिख दिया ये तो यार, ये तो होगा मोर डेंसिटी, इट विल बी मोर डेंसिटी, लेस नहीं, इट विल बी रिएक्शन गोज टुवर्ड्स मोर डेंसिटी। यानी कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या करेंगे, आपकी रिएक्शन मोर डेंसिटी की तरफ जाएगी। डेंसिटी किसकी ज्यादा है भाई, डेंसिटी आपकी वाटर की ज्यादा होगी। तो यानी कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज, रिएक्शन कहां जाएगी, इस केस में रिएक्शन गोज वेयर, इस केस में रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर आप सेम रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड लिक्विड का तो गैस का सेम ही है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हो और लिक्विड से गैस की तरफ जाते हो। तो फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी भी आपकी क्या जाएगी, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड ओनली, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड ओनली। रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन बेटा आपकी फॉरवर्ड ही जाएगी। ये कैसे पता, ये हमें बेटा वहीं से पता है, कहां से, हमने ली चैटलेट से लगाया। देखिए एग्जांपल की तरह करके देखते हैं, सॉलिड से जब आप लिक्विड जाते हैं तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, आपको ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, यानी कि कैसा है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस को अगर मुझे आगे लेके जाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा। ये देखते हैं, देखिए एक एंडोथर्मिक प्रोसेस को अगर मुझे आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना है फॉरवर्ड, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेम ही तो है, सेम ही तो है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे प्रोसेस जो इस तरीके से चलते हैं, ये ऊपर वाले होते हैं एंडोथर्मिक और नीचे वाले होते हैं क्या, नीचे वाले होते हैं आपके एक्सोथर्मिक। बोलो भाई, कर लेंगे। चलो ये तो स्पेशली मेरा आइस का केस हो गया, तो इट इज केस ऑफ आइस। अगर मेरे पास कोई एक्स नाम का सॉलिड है, यानी कि कोई और सॉलिड अगर मेरे पास हुआ, ठीक है, अब मेरे पास, मैं आइस नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ और ले लेता हूं। अगर मेरे पास ये सॉलिड है, ये कोई भी मान लो ये सॉलिड है एक्स नाम का, एक्स सॉलिड है, आपने इसे मेल्ट किया और ये इसका क्या बन गया, ये सॉलिड का एक्स लिक्विड बन गया, यानी कि ये एक्स सॉलिड था, ये इसका एक्स लिक्विड बन गया। तो मान लो ये मेटल है, कोई मेटल है, तो जनरली भाई मेटल का जो सॉलिड होता है इसकी डेंसिटी मोर होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इट्स डेंसिटी इज मोर। और इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, इट्स डेंसिटी इज लेस, इसकी डेंसिटी इज लेस। तो इस केस में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इफ प्रेशर इंक्रीज करते हैं
तो मोर सॉलिड इज फॉर्म्ड, आपका ज्यादा सॉलिड बनेगा, मोर सॉलिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यानी कि आपको डेंसिटी का फैक्टर इसमें देखना पड़ेगा। बस वाटर में ये एक्सेप्शन है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, आइस, इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा डेंसिटी की तरफ जाते हैं। बोलो भाई क्या कर लोगे अब आप डेंसिटी का भी फैक्टर, क्या डेंसिटी का फैक्टर भी हो जाएगा, यस और नो, बताइए मुझे एक बार। तो आइए ली चैप्टर हुआ समाप्त, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर टू द इक्विलिब्रियम, आइस वाटर इक्विलिब्रियम है, विच फिनोमेना विल हैपन, इनमें से कौन सा फिनोमेना होगा। ठीक है, अगर आपने प्रेशर किया तो हमें पता है कि ये लो डेंसिटी लो है, ये आपकी डेंसिटी लो है, हमें पता है कि ये आपकी डेंसिटी लो है, ये आपकी डेंसिटी हाई है। तो आप कहाँ जाएंगे, आप हाई डेंसिटी, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप मोर डेंसिटी की तरफ जाएंगे, यानी कि मोर डेंसिटी पानी है तो यानी कि मोर वाटर विल बी फॉर्म, आपका क्या बनेगा, आपका ज्यादा पानी बनेगा। बोलो यार क्या आपको बात समझ में आती है, सोचने वाली बात भी है, सोचने वाली बात भी है। आप आइस पे थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगाओगे तो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मोर फेवरेबल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम, फटाफट करके बताइए क्या आंसर होगा। आइए देखते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मोर फेवरेबल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कि पहली बात तो क्लियर है कि आपकी रिएक्शन आगे की तरफ जानी चाहिए। आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है, और क्या आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव है, आपके पास क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। अच्छा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि आपके पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है आपके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बेटा अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अच्छा इसमें स्टेट नहीं दे रखे, कोई बात नहीं, अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तभी तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखिए आपके पास ये है 2000 और ये है 35, ये है 35, तो ये तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, इन दोनों में से ही एक आंसर करेक्ट होना चाहिए। फिर देखिए आपके पास है 1 mm Hg ऑफ प्रेशर और ये आपके पास 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg ऑफ प्रेशर। इनमें से देखिए पहले ज्यादा प्रेशर कौन सा है, 100 सेंटीमीटर और ये है 1 mm, ऑब्वियसली ये मोर प्रेशर है, दिस इज मोर प्रेशर, दिस इज मोर प्रेशर, मोर प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होना चाहिए, अब देखिए आपके पास वैसे इसकी स्टेट गिवन होनी चाहिए थी, स्टेट इसकी गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपके पास स्टेट गिवन नहीं है तो सब कुछ आप गैसेस से करके देखिए, यानी कि ये भी H गैस और ये भी H गैस, यानी कि आप अगर इसमें प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन गोज टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस मोल्स। अगर आप प्रेशर इसमें डिक्रीज करते हैं, यानी कि प्रेशर अगर आप इसमें कम करते हैं तो रिएक्शन गोज टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस मोल्स। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें प्रेशर डिक्रीज ही करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे वो देना चाहिए था, अगर नहीं दिया है तो आप मानेंगे कि ये डिक्रीज इन प्रेशर यानी कि लेस प्रेशर होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बोलो भाई क्या आपको ये बात समझ में आती है, डू यू गेट दिस, डू यू गेट दिस, बोलिए एक बार, हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द रिएक्शन विल बी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बताइए। बताइए, आइए मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है। वैसे तो इक्वेशन कुछ ऐसी है, देखिए आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी है, ln, या फिर आप सिर्फ अगर ln लिखना है तो चलो ln लिख दो, ln k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। यानी कि अगर मुझे सिर्फ ln k लिखना हो तो मैं कैसे लिखता हूँ, डेल्टा एच अपॉन 1, डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर ही मुझे लिखना है। कुल मिला के बात ऐसी, कुल मिला के बात ऐसी, अगर आपको ग्राफ के फॉर्म में भी नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं इसका रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ देख लूं, अगर मैं इसका रिलेशनशिप सिर्फ टेम्परेचर के साथ देख लूं तो ये तो 1 अपॉन टी के साथ है, तो इसका लगभग जो टी के साथ रिलेशनशिप आता के का, ln k का, वो कुछ ऐसे आता। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन कहां जा रही थी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन
मतलब इस टाइप का रिएक्शन, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा बट इसी टाइप का, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जब जो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है? भाई कौन सी रिएक्शन ऐसी जो टेम्परेचर रिएक्शन बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है? वो होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है? वो होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलो यार क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन अब? बिल्कुल ठीक। आइए नेक्स्ट, कहता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2I2 एंड HI आर 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर एंड 8 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली, Kc फॉर द रिएक्शन इज 4। यानी कि Kc आपकी रिएक्शन के लिए कितना दिया है? आपका 4 दिया है। कैसे कीजिएगा ये सवाल? सेम टू सेम क्वेश्चन आपका, शायद यही क्वेश्चन नीट 2024 का था, वरना इसके जैसा ही था, यही था मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन था जो नीट 2024 में पूछा गया था। बोल दो भाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछना चाहता है क्या? ये पूछना आपको चाहता है रिलेशन बिटवीन Kc एंड Qc। देखिए आपने बोला कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2I2 एंड HI आपको दे रखा है, लेकिन उसने ये नहीं दिया कि किस टाइम पे, उसने कहीं नहीं कहा है कि इक्विलिब्रियम टाइम पे है। तो आप इनकी वैल्यू से क्या निकालेंगे? आप Qc की वैल्यू निकालेंगे, जो कि किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगी HI का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, इसके बराबर आती है। यानी कि Qc की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? HI का होल स्क्वायर। HI कितना है? HI कहाँ है? HI ये रहा HI, और इसका है ये 8 मोल पर लीटर, दैट इज इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा आपका 8 इंटू 8 के बराबर, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना है? 2, और कंसंट्रेशन ऑफ I2 भी कितना है? ये है आपका 2 के बराबर। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16 के बराबर। Qc की वैल्यू कितनी आ रही है? Qc की वैल्यू आ रही है 16। अब देखिए Qc की वैल्यू 16 है, Kc की वैल्यू कितनी है? Kc की वैल्यू है 4। यानी कि कुल मिला के बात कुछ ऐसी है कि Qc इज ग्रेटर देन Kc, यानी कि Qc की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? वो Kc की तरफ आएगा, वो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आएगा। दैट इज रिएक्शन इज बैकवर्ड इन डायरेक्शन। क्या? रिएक्शन इज बैकवर्ड इन डायरेक्शन। बोलो भाई यस और नो। क्या आपको ये सवाल समझ में आता है? क्या आपको ये सवाल समझ में आता है? चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, हाँ अब देखिए, अब बिल्कुल सार है आपके पास। हाँ अरे कहाँ गया? हाँ देखिए कह रहा है फॉर अ रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन है और ये कैसी है? डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यू टू द फॉलोइंग चेंजेस। आपको बस ये बताना है कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर आपकी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो आपने डिग्रीज, आपके पास सारे के सारे चीजें आपको दे दी गई है। तो फटाफट से मैं आपको इस क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं। 2 मिनट का समय, आप सबके आंसर एक साथ मुझे बताना, और जो बच्चे बाद में देखेंगे वो क्या करना, इसको सबके आंसर लिख लो, कहीं पे लिख लो। मैं सबके आंसर एक साथ लिखूंगा और फिर क्रॉस चेक करते हैं कि आपके कितने ठीक थे। ठीक है, फिर करते हैं कि कितने ठीक थे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, करो भाई। आइए बेटा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए आपके पास रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, डेल्टा H आपका नेगेटिव है। कह रहा है पहले आपने डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H2 किया, यानी कि इस कंसंट्रेशन को आपने डिक्रीज किया, तो रिएक्शन कुछ ऐसे शिफ्ट होगी। तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा, यानी कि चेंज को मिनिमाइज करना है। अगर ये डिक्रीज हुआ है तो रिएक्शन इसको इंक्रीज करेगी। क्या करा आपने? डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2, सॉरी, अगर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है तो रिएक्शन को इसकी तरफ आना पड़ेगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन कहाँ जाए? जब रिएक्शन एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी कि डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2 का मतलब है कि आपकी रिएक्शन को पीछे जाएगी ताकि H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, कह रहा है इंक्रीजिंग द प्रेशर। इंक्रीजिंग द प्रेशर आप कहां जाएंगे? टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। कहां जाएंगे? टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स की तरफ जाएंगे। लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स भाई किस साइड है? एक बार देखना, यहाँ एक 2 3 4 गैस मोल्स है, यहाँ 2 गैस मोल्स है।
तो कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली इस साइड जाएगी, यानी कि रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। कहाँ जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बिल्कुल ठीक। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, तो सॉरी, जब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। आप एक एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। बोलो यार ये सर, बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से कोई तो चेंज नहीं आता भाई, इसका तो नो चेंज आंसर होना चाहिए, इससे तो कोई चेंज भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम का वही इफेक्ट होगा जो डिक्रीजिंग द प्रेशर का इफेक्ट होगा। किसका इफेक्ट, यानी कि हम इसमें क्या देखेंगे, डिक्रीजिंग द प्रेशर। डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर के इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी, तो रिएक्शन इसके डिक्रीज करने से कहां जाएगी, इसके डिक्रीज करने से रिएक्शन जाएगी बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो भाई क्या आपको ये बात समझ में आती है, क्या आपको ये बात समझ में आती है। आइए बेटा एक बार सब ना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख ही लेते हैं एक बार फिर से। देखिए कैटलिस्ट का काम है देयर इज नो चेंज, क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट इंक्रीजेस K forward and K backward by इक्वल एक्सटेंट। उसके लिए तो सब बराबर है, तो यानी कि K इक्विलिब्रियम क्या होता है, K इक्विलिब्रियम होता है K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड। सही बात है। अब आपने कैटलिस्ट डाला तो K इक्विलिब्रियम क्या बन गया, K फॉरवर्ड आपका KF डैश बन गया और ये KB डैश बन गया। ये अभी भी ये भी देखो, पहले ये सपोज 10 और मान लो ये 20 और 10 था, अब दोनों बराबर इंक्रीज हुए बराबर अमाउंट से, तो मान लीजिए ये 10 ये 20 और ये 10 था, तो अब ये 40 और ये 20 हो गया। तो अभी भी क्या है, अभी भी K इक्विलिब्रियम सेम ही तो है, अभी भी K इक्विलिब्रियम सेम ही तो है। तो इक्विलिब्रियम का चेंज हम इस तरीके से देखते हैं भाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा भाई, छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं उसी टाइप का, एक बार फिर से क्वेश्चन करें, जब तक आप आंसर इसका नहीं करेंगे फिर से आंसर नहीं बताया जाएगा। कह रहा है कि आपके पास अब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, बताइए क्या आंसर इसका होगा, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। देखिए बेटा कह रहा है पहला है डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब देखिए एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा कि यहाँ पे हम सिर्फ गैसेस वाले को कंसिडर करते हैं, सॉलिड का ज्यादा इफेक्ट तो आता ही नहीं है ना, तो सिर्फ इक्विलिब्रियम में गैसेस वाले को ही कंसिडर करना है। अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिक्रीज किया तो ऑब्वियसली रिएक्शन को इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपकी रिएक्शन क्या जाएगी, आपकी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां जाएगी रिएक्शन आपकी, जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल करेक्ट। कह रहा है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम का मतलब आपने क्या करना है, डिक्रीजिंग द प्रेशर देखना है, कहीं लिखा है इंक्रीजिंग द, अच्छा ठीक है, यानी कि आपको डिक्रीज इन प्रेशर देखना है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम डिक्रीज इन प्रेशर। सिर्फ गैसेस का देखना है, सिर्फ गैसेस का ही देखना है, तो डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन मूव टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, तो कहाँ है मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, एक ही जगह है, यही है, तो रिएक्शन अभी भी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड ही जाएगी, अभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। बोलो भाई यस और नो, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बिल्कुल करेक्ट। कह रहा है एडिंग नियॉन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपको पता है नियॉन क्या है, आपकी इनर्ट गैस है, नियॉन आपकी इनर्ट गैस है, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या देखते हैं आप कुछ नहीं देखते हैं, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, आपको कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। कह रहा है इंक्रीजिंग द मोल्स ऑफ CaCO3। CaCO3 का जो मर्जी कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, सॉलिड कंपाउंड है, सॉलिड्स का नो इफेक्ट, हम सिर्फ गैसेस के देखते हैं इफेक्ट, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं देखेंगे, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, ठीक है। कह रहे हैं एडिंग नियॉन एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपने नियॉन को कांस्टेंट प्रेशर में डाला है तो आप देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज का इफेक्ट, क्या आप देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज का इफेक्ट, यानी कि इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं, यानी कि डिक्रीजिंग प्रेशर, यानी कि आपने प्रेशर डिक्रीज किया है तो आपकी रिएक्शन कहाँ जा रही थी, रिएक्शन आपकी जा रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ जा रही थी बेटा, ये रिएक्शन आपकी जा रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस और नो, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या क्या एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपके आंसर्स ऐसे हैं, ये जो मैच कर रहे हैं, तो वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं, अरे आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन कंडीशन विल लीड टू मैक्सिमम डिकम्पोजिशन ऑफ H2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार सब बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। क्या है, आपको देखना है क्या, मैक्सिमम डिकम्पोजिशन ऑफ H2, मैक्सिमम डिकम्पोजिशन ऑफ H2, मैक्सिमम डिकम्पोजिशन ऑफ H2 आपको चेक करना है कि किस कंडीशन में होगा। ये आपका आज का शायद आपका, अरे नहीं नहीं, अभी तो है क्वेश्चन, ठीक है। करना है आपको मैक्सिमम डिकम्पोजिशन। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे देखेंगे आप मैक्सिमम डिकम्पोजिशन। मैक्सिमम डिकम्पोजिशन का मतलब है कि ये टूट रहा है, यानी कि आगे की तरफ जाना है, यानी कि आपको देखनी है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या देखेंगे आप, देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन आपका क्या क्या कंडीशन दे रखी है, एक तो आपका डेल्टा H जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि पहले तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, पहले तो बात यहां पे देखते हैं कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज, 5 ऑप्शन है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सारे इंक्रीजिंग टेम्परेचर दे रखे हैं, ठीक, डिक्रीजिंग तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको प्रेशर का भी इफेक्ट देखना है, तो प्रेशर कहां जाएगा, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा एनजी यहां पे कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप प्रेशर इस कंडीशन में अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो आप कहां जाएंगे, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। और मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स यहां पे 3 है, वहां पे 2 है, तो आप जाएंगे टुवर्ड्स मोर गैस मोल्स की तरफ, मोर गैस मोल्स की तरफ। तो यानी कि ये कंडीशन है मेरा, टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, ऐसा कुछ है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर। बोलो भाई, बिल्कुल ठीक। आइए देखिए ये वाला, देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ आर्गॉन 2। अच्छा ये तो हमने अभी अभी देखा। अच्छा चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि आपका क्या हो रहा है। आपका हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, हम क्या बोलते हैं सर, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आपका इक्विलिब्रियम में प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर सबका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि आपकी रिएक्शन गोज टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैस मोल्स, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैस मोल्स। रिएक्शन आपकी ज्यादा गैस मोल्स की तरफ जाएगी। तो ज्यादा मोल्स, गैस मोल्स कहाँ है भाई, यहाँ है आपके ज्यादा मोल्स, यानी कि रिएक्शन को पीछे होना पड़ेगा। शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यस एब्सोल्युटली ट्रू, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए तो फिर आंसर भी करिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर। लो प्रेशर में कौन सी रिएक्शन फेवर्ड होगी। क्या और कोई क्वेश्चन है, अरे वाह यार, अभी तो क्वेश्चन काफी सारे हैं, वाह वाह वाह, शानदार। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर। देखिए लो प्रेशर में फेवर्ड होने रिएक्शन, देखो जब भी फेवर्ड आए, फेवर्ड का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, फेवर का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है और आपको लो प्रेशर देखना है। यानी कि आपको लो प्रेशर में ज्यादा गैसेस मोल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स में आपके गैसेस मोल्स ज्यादा होने चाहिए। देखिए यहाँ पे डेल्टा एनजी, तो यहाँ पे तो जीरो है, यानी कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ये हो सकता है, ये भी आपका जीरो ही आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 2.85। कितना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 2.85 के बराबर है। कह रहा है एट रूम टेम्परेचर एंड 1.4 into 10 की पावर -2 एट 698 केल्विन। दिस शोज दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी क्या है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब वो नॉर्मल जो आपकी रिएक्शन क्या है, वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कुछ रिलेशनशिप नहीं है, क्या है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए मैं कहूंगा कि जब आपका टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, जब आपका T1 रूम टेम्परेचर 298 मान के चले, तो इसमें K1 की वैल्यू कितनी थी, आपकी K1 की वैल्यू थी 2.85, ठीक है। फिर जब आपका टेम्परेचर T2 हुआ कितना 698 केल्विन, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो K2 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 0.014, यानी कि वैल्यू कम हो गई। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे,
क्या क्या कंक्लूजन निकला, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और आपकी रिएक्शन गोज वेयर, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। ऐसा कब होता था भाई, ऐसा कब होता था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन पीछे की तरफ जाती थी, ऐसा कब होता था टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन पीछे की तरफ जाती थी? ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन एक्सोथर्मिक की है भाई। ये किसकी है, ये एक एक्सोथर्मिक की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कंडीशन है। तो हम बोलेंगे सीधा सीधा ये जो रिएक्शन है सर, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, सब बच्चे इसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है इन द रिएक्शन, आपके पास PCl5 है, इट गिव्स PCl3 plus Cl2 गैस, अ ग्राफ इज प्लॉटेड टू शो द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन अगेंस्ट टाइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज सही है? जब तक इसका जवाब नहीं देंगे हम नहीं जाएंगे। आइए देखिए क्या होगा, आपको सिर्फ KC और QC के बीच में रिलेशनशिप बताना है। देखिए आपको कुछ मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, बस मुझे यहाँ पे ये पता है टू पे QC मेरा किसके बराबर होता है, KC के बराबर होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन कब होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन मेरी तब होती है जब मेरा QC छोटा हो किससे, KC से। तो QC क्या करेगा, KC की तरफ आना चाहेगा, QC KC की तरफ आना चाहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड, यानी कि ये 2 है ये 5 है, तो ये 5 की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा। बैकवर्ड कब, जब QC की वैल्यू बड़ी हो जाए किससे, KC से। तो ये 16 हो गया, ये 4 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी तरफ आएगा। तो ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, देखिए K इक्वल्स टू Q, यानी कि ये 2 बिल्कुल करेक्ट है। K इज ग्रेटर देन Q, मैंने कहाँ पे लिखा Q इज ग्रेटर देन K, कहाँ, बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड कौन सा है, 3, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन, अरे ऑप्शन नंबर सी कैसे हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो 1 में फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में KC की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यानी कि 1 में आपकी K की वैल्यू ज्यादा हो रही है, 2 तो आपका था ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बोलो भाई समझ में आता है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आज हमने अपना केमिकल इक्विलिब्रियम दी एंड कर दिया है, फिनिश कर दिया है। कल हम आयनिक इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से, यानी कि हम इनफैक्ट उससे भी हल्का स्टार्ट करेंगे, हम पीएच के बारे में जानेंगे कल, सिर्फ पीएच के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 4 क्लासेस और लगेंगी हमें आयनिक करने में और हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा फिनिश, ठीक है। थैंक यू।